नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। स्कूल व्याख्याता की आज की इस क्लास में भी आपका स्वागत है। आज सोमवार है और सोमवार से गुरुवार अपनी चलती है स्कूल व्याख्याता की क्लास ठीक 12 बजे। ठीक है, 12 से थोड़ा बहुत आज तो शायद लेट होगा क्योंकि थोड़ी सी मैं लेट शूट कर रहा हूँ, लेकिन क्लास आपको बिल्कुल फ्रेश दी जा रही है, बिल्कुल लेटेस्ट ही है। सिर्फ लाइव नहीं है और प्रीमियर पर चल रही है। कारण यह है कि लाइव में वही समय को थोड़ा सा बचा दिया जाए, बाकी बिल्कुल फ्रेश लाइव बैच जैसा होता है वैसा ही आपकी ये क्लास है। तो आज की इस क्लास में अपन अगली कड़ी में आ गए हैं। अब पिछली जो मुगल राजपूत संबंध थे उसमें अपने मान सिंह बाकी रहा है। जो कोई शॉर्ट क्लास होगी उसमें मैं आपको साथ में करवा भी दूंगा, या आगे कोई ऐसा लिंक में आएगा तब मैं करवा दूंगा। उसमें कुछ नहीं है, 10 मिनट का काम है। ठीक है, आज अपन शुरू कर रहे हैं 1857 की क्रांति। आज और कल 2 दिन में ये पूरी हो जाएगी। तो जिन्होंने इससे पहले पढ़ रखा है उनके काफी अच्छा रिवीजन हो जाएगा, और जो नई चीजें बताऊंगा वो अच्छी तरीके से नोट कर लेना। स्किप ना करनी है, कभी भी क्लास स्किप नहीं करनी है, क्योंकि हम भी मेहनत करते हैं तो कुछ ना कुछ नया देने की कोशिश की जाती है। आपको सिर्फ देखना है और जो नया मिले उसे नोट कर लेना है, बाकी का रिवीजन हो जाएगा। जो बिल्कुल फ्रेशर्स देख रहे हैं उनके लिए तो बिल्कुल ही पूरे ही देखनी है। तो आज अपन स्पेशली पढ़ने जा रहे हैं 1857 की क्रांति राजस्थान के संदर्भ में। इससे पहले भारत वाली मैं करवा चुका हूं, ठीक है, क्योंकि अपन सीक्वेंस से चले हैं। इंडियन हिस्ट्री जीके वाले पार्ट में जो है वो पूरी हो चुकी है, तो ये राजस्थान वाली है। तो सबसे पहले कारण और उससे आगे बढ़ेंगे। उससे पहले मैं बता दूं आप लोगों को कि आप लोगों के लिए फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की टेस्ट सीरीज की वैलिडिटी 1.5 साल से अधिक कर दी गई है, बढ़ा दी गई है। दिसंबर 2024 तक तो रहनी ही है, लेकिन यदि एग्जाम उससे आगे भी हुआ तो तब तक रहेगी। तो जिन्होंने ज्वाइन नहीं की, अभ्यास नहीं किया, वो बिना विलंब किए कर सकते हैं। यदि वास्तव में आप देखो, एक चीज होती है ना कि पढ़ते सभी है लेकिन सिलेक्शन सभी नहीं ले पाते। क्यों? क्योंकि काफी कम लोग होते हैं जो स्ट्रेटेजी को पूरी तरीके से फॉलो करते हैं। आप लोगों को करना यह है कि जैसे ही यहां से क्लास मिलती है उस क्लास के बाद में आप लोगों को तुरंत उस टॉपिक पे अभ्यास करना है, क्योंकि हमने दी भी इस हिसाब से है कि हर टॉपिक का बेहतरीन अभ्यास किया जा सके। तो उसका फिर उस हिसाब से आपको अभ्यास करना है तुरंत ही। जैसे आपने याद कर लिया, अब देखें कि उसमें से कितना आ रहा है तो पता चलेगा कितना याद रहा कितना नहीं रहा। तो इस चीज को साथ साथ कड़ी में शामिल करके चले, साथ साथ आपकी दिनचर्या में शामिल करें, निश्चित रूप से बेहतर से बेहतरीन हो जाओगे। तो आगे बढ़ते हैं अपनी क्लास की तरफ। सबसे पहले आते हैं साथियों अपन क्रांति के कारणों की तरफ। अब क्रांति के कारण विस्तृत तरीके से मैं इसी बैच के अंदर बता चुका हूं, यानी कि ये 31वीं क्लास है। इससे पहले वाली जो 1857 की क्रांति की भारत वाली क्लास थी उसके अंदर मैं ये चीज बता चुका हूं, लेकिन फिर भी अपन वापस इस पे चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले बात करें 1857 की क्रांति के कारण क्या थे, कि जरूरत क्या पड़ी 1857 की क्रांति की। तो जरूरत का ऐसा है साथियों कि जब पानी जो है सिर से ऊपर जाने लगे तो क्रांति होती है, ये चीज है। अब क्योंकि अंग्रेज आ गए, मतलब 100 साल हो गए लगभग, 1757 प्लासी के लड़ाई के बाद में ये यहाँ पे स्टेबलाइज हो गए, और उसके बाद में 100 साल समथिंग हो गए। सुनना कि क्यों हुए, मैं शॉर्ट में बताऊंगा। सबसे पहली चीज राजस्थान के संदर्भ में भी बताऊंगा, लेकिन क्या है कि अंग्रेज आए। अब अंग्रेज ये चाहते थे कि भारतीयों के ऊपर और हुकूमत कैसे की जाए। तो भारतीय तो पहले से सक्षम थे, लेकिन अंग्रेजों ने क्या कहा, भारतीय थोड़े से क्या आराम पसंद भी थे, भाई किसी को आराम करने को मिल जाए ना तो क्या, बैठे बैठे रोटी मिल जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। आराम पसंद भी थे। अंग्रेजों ने दिमाग लगाया कि हम इन्हें कहते हैं, हम सहायक संधियां करते हैं, फौज हमारी रहेगी, ठीक है, सारा मतलब लड़ाई करना कराना सब मेहनत का काम सारा हम करेंगे, आप तो सिर्फ आपका जो ये फौज हमारी रहेगी इसका खर्चा उठा लेना, आपके पास में पैसे खूब है, धन दौलत खूब है, आप भरा जाओ मारा जाओ खूब है। राजा महाराजा क्या, हाँ ठीक है, वो काम बढ़िया है ना, अपार आदमी क्यों लगाना, अपार पार धन दौलत तो गणी और कमावा देता कि कौन। इस तरीके से सहायक संधियों के पीछे मेन चीज ये थी। तो सहायक संधियों में क्या था कि अंग्रेजों की सेना जो है वो रहती है राजाओं के पास, वो एक तरीके से उनके अधीन आ गए राजा अंग्रेजों के। क्यों? उनसे परमिशन लिए बिना किसी से कोई मेल मिलाप नहीं कर सकते, किसी से कोई बातचीत नहीं हो पाती, इतना हस्तक्षेप बढ़ गया इनका। सहायक संधियां करने में सबसे आगे जो था ना वो हैदराबाद था। सबसे पहली सहायक संधि में यदि पूछे कि सबसे पहली सहायक संधि किसने की, तो पहली बार की हैदराबाद ने। हैदराबाद देखो सहायक संधियां करने में सबसे आगे था, और जब भारत के अंदर विलय होने की बात हुई तो सबसे पीछे था, जब ऑपरेशन पोलो के जरिए इसको मिलाना पड़ा था। ठीक है ना, तो हैदराबाद के निजाम ने सबसे पहले की। यदि अब अपने क्यों
क्या चल रहा है, राजस्थान के संदर्भ में। तो यदि बात करें कि राजस्थान में सबसे पहले कौन था, तो राजस्थान में भी सबको कहते हैं कि संधि करो करो करो, कोई तैयार नहीं हुआ तो करौली तैयार हुआ। करौली के, मेरे तो नाम में भी करौली है कि करौली, तो क्या मैं करा सबू पहला। तो राजस्थान में सबसे पहले किसने की, करौली ने। करौली के शासक थे उस समय हरबख्श पाल सिंह। बात है 1817 की। तो सबसे पहले राजस्थान में करने वाला करौली था। अब यहां पे यूं है कि संधि की ना, तो अपारे राजस्थान में कह दो चाहे भारत में कह दो भाई, हुला भी जल्दी में और धापे भी जल्दी। भाई खारी लगे, बाकी बात सही है, हुला भी जल्दी में। आप लोगों के अंदर भी कई स्टूडेंट होते हैं, सर ये मैच स्टार्ट करो स्टार्ट करो स्टार्ट करो, हुला भी जल्दी में धापे भी जल्दी, पांचों नेचो भी डाल ले। यूं यूं सहायक संधि में भी हुला भी जल्दी हुआ, धापिया भी जल्दी। अब राजस्थान में सहायक संधियां करने के पीछे रीजन ये था कि यहाँ पे मराठा और पिंडारियों का हस्तक्षेप बहुत ज्यादा बढ़ गया था। अब मराठों से सहायता ले तो मराठे तो डबल धन वसूलते थे, और नहीं ले तो मारा कुटा करते थे, और अपने यहाँ पे फूट ज्यादा पड़ गई थी तो सब मिलके सामना नहीं कर पाते थे। तो अंग्रेजों ने इस परिस्थिति का ही लाभ उठाया और सहायक संधियां कर ली। अब सहायक संधियां की है तो मैं क्या ना, मैंने के धापते भी जल्दी है, तो फिर बाद में परेशानी भी होने लगी। तो एक कारण तो यही था। ठीक है, अगली बात करें कि डलहौजी की हड़प नीति थी। डलहौजी की हड़प नीति क्या थी, इसको कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स भी कहा गया। इसे क्या कहा गया है, हड़प नीति जो थी गोद निषेध प्रथा और कुशासन का आरोप लगाकर ये अन्य राज्यों पर अधिकार इसने कर लिया था। इसे और इसकी डलहौजी की जो नीति है इसे और किस नाम से जाना गया, इसे जाना गया डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। मतलब जो राजा मर गया है उसका तो प्रदेश हड़पना ही है, लेकिन उसकी खुद की संतान, उसका खुद का खून नहीं है, तो गोद लेकर कोई वंश को आगे नहीं बढ़ा सकता। इसी तरीके से झांसी वगैरह इन्होंने हड़पा है। अच्छा, कोई कुशासन का आरोप लगा के हड़प लिया कि कोई राजा शासन भी कर रहा है, अवध के राजा शासन भी कर रहे थे, फिर भी क्या आप शासन नहीं कर सकते, आप सही तरीके से नहीं कर रहे हो, ये ऐसा कोई शासन होता है कि ये सही तरीके से नहीं है, आपका राज्य हम हड़प लेते हैं। तो ये सारी अवध को जो है हड़प नीति से हड़पा है। मैं इन शॉर्ट बता रहा हूं, लेकिन ये काम की चीजें हैं। ठीक है, तो ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स और ये है। अब इसमें है ना एक, हालांकि आपके अभी काम की नहीं है, लेकिन मुझे इसी तरीके से याद थी, ये सजेस्ट बहु जाना एक ट्रिक है, लिख लेना, चाहे नहीं लिखो तो भी साइड में लिख लेनी चाहिए कई चीजें। कई बार क्या हम ऑफलाइन कोचिंग में पढ़ाते, मैं पहले पढ़ाता था, अब मैं नहीं पढ़ाता ऑफलाइन में, क्योंकि ऑफलाइन में देखो कहीं ना कहीं पढ़ाते हैं तो सीधी सी बात है कि कहीं फीस वीस लेनी पड़ती है, अपने नाम से भी कोई ना कोई लेगा फिर, इसलिए मैं ऑफलाइन पढ़ाता नहीं हूँ। और जब जिस दिन मैं ऑफलाइन में आऊंगा, मानकर चलना कि उस दिन वो बैच फ्री होगा ऑफलाइन का। ठीक है ना, जिस दिन मैं आया ऑफलाइन में, मैं हालांकि बहुत कम विचार नहीं है, लेकिन जिस दिन मैं आया, जिस तरीके से ये बैच फ्री है वो बैच भी फ्री होगा, ये बात आप मानकर चलना। ठीक है, तो सजेस्ट बहु जाना ये इस तरीके से। अब इसमें क्या होता था, सतारा, जैतपुर, संभल, बघाट, उदयपुर, झांसी, नागपुर, ये सारे जो है हड़प नीति के तहत इसने हड़पे थे। जो इसकी डलहौजी की हड़प नीति थी ना, उसके तहत इनको हड़पे थे। सतारा, जैतपुर, संबलपुर, बघाट, उदयपुर, झांसी और नागपुर, हाँ ये थे, इन सबको हड़पे थे इसने। ठीक है, ये थोड़ा सा ऐसे एक नाका भिड़ा देना, कई बार क्या है ये सीक्वेंस पूछ लिया जाता है, तो ये काम ही आएगा। ठीक है, कहीं नुकसान वाली चीज नहीं है। आर्थिक कारण, अब क्या आर्थिक कारण भी हुए, बिल्कुल हुए, आर्थिक कारण भी हुए। आर्थिक कारण कैसे हुए, देखो आर्थिक कारण में सैनिक कारण भी साथ में आ गए, सैनिक असंतोष भी साथ में आ जाएगा। आर्थिक कारण में ये आया कि राजस्व सबसे ज्यादा, जो जहां जिससे ज्यादा मिलता उन प्रदेशों को अंग्रेज हड़प लेते थे। राजस्व जो है अधिक खुद ज्यादा वसूलते थे, भारतीयों को लाभ कम मिल रहा था। सैनिक असंतोष में ये आ जाएगा कि भारतीयों को अंग्रेजों के मुकाबले कम सैलरी वगैरह दी जाती थी, भेदभाव की जो वो प्रवृत्ति चलती थी। इसके अलावा समुद्र पार युद्ध के लिए प्रथम विश्व युद्ध तो हालांकि बाद में हुआ, लेकिन समुद्र पार की जो है एक एक्ट आया था उस समय, वो समुद्र पार भेजना भारतीयों के लिए मतलब उस समय पाप समझा जाता था कि समुद्र पार हम युद्ध करने नहीं जाएंगे। तो वो चीजें भी कहीं ना कहीं चोट की। फिर धार्मिक कारण यही है कि ईसाईकरण ज्यादा कर रहे थे, ईसाई मिशनरियां ज्यादा एक्टिव हो गई थी, तो कहीं ना कहीं अपने यहाँ पे जो भारत वाले थे वो इसके खिलाफ हो गए। तात्कालिक कारण से पहले मैं राजस्थान के थोड़े से कारण पर
आपका ध्यान ले जाऊंगा कि राजस्थान में और क्या क्या कारण हुए। राजस्थान में जो कुप्रथाएं चल रही थी उन पे कई सारों पे रोक लगाई इन्होंने, ठीक है। तो वो रोक लगाना भी कहीं ना कहीं राजस्थान वालों को ये लगा कि ये हमारे जो है इसके अंदर हस्तक्षेप कर रहे हैं। फिर दूसरी जो सहायक संधि वाली नीतियां तो है ही, ठीक है, राजाओं के अधिकार कम हो गए, ये सारी चीजें हैं कहीं ना कहीं चोट करी। और इन सबको चाहिए था एक मुंह, चाहिए था विद्रोह के लिए, वो मुंह मिला है तात्कालिक कारण से। अब तात्कालिक कारण क्या था कि पहले बंदूकें काम में ली जाती थी ब्राउन ब्रेस, ब्राउन ब्राउज कह देते हैं, ब्राउन बेस भी कहते हैं, ठीक है, ब्राउन बेस बंदूकें काम में ली जाती थी। इनके स्थान पर फील्ड क्या है, एनफील्ड बंदूकें काम में ली जाने लगी। एनफील्ड बंदूकों में वही था, चर्बी वाले कारतूस, अपन बचपन से पढ़ते हैं, चर्बी वाले कारतूस, मुंह में चर्बी आती वो चिपचिप सी, तो उसे कहते थे कि भाई ये गाय और सुअर की चर्बी, और इस तरीके से इस बात को फैला दिया था। और कहीं ना कहीं जब इसकी जांच पड़ताल की गई तो ये बात सही भी थी। तो वहां पे जितने हिंदू और मुस्लिम थे वो सारे के सारे इस चीज के खिलाफ हो गए। शुरुआत किसने की खिलाफत की, मतलब खिलाफ होने की, मंगल पांडे, पांडे जी ने। देखो किसी भी कार्य को शुरुआत करना है तो अपन कहते हैं कि आज करते हैं इसका शुभ मंगल, आज करते हैं। तो इस क्रांति का भी शुभ मंगल किसने कर दिया, मंगल पांडे ने। मंगल पांडे ने 29 मार्च को ही ठोक दिए दो अंग्रेजों को, ठीक है, बाघ और ह्यूसन को। बाघ नाम उसका था लेकिन बाघ अपना ये था, ठीक है ना, मंगल पांडे बाघ था कि तेरा नाम बाघ कैसे है, बाघ तो मैं हूं, ठोक दिया। अब इसके पीछे स्टोरी क्या थी मैंने इंडियन वाले में पूरी बता दी है, ठीक है। बाघ और ह्यूसन को मार दिया 29 मार्च को, 8 अप्रैल को मंगल पांडे को फांसी चढ़ा दी गई, ठीक। यहां तक ये कारण वाला था। कारण आपके कंपटीशन एग्जाम में इतने पूछे नहीं जाते, लेकिन कूट मिलान में यदि पूछ ले तो भी आपको बेसिक ध्यान होना चाहिए। जब बेस है तो ऊपर बिल्डिंग बना सकते हैं, बेस नहीं है तो फिर समस्या आती है। यहां तक क्लियर, आगे चलते हैं। अब ये है की पॉइंट, की पॉइंट ये है कि यहां से प्रश्न बनते हैं सीधे सीधे एग्जाम में, सीधे सीधे जो फैक्ट बनते हैं वो यहां से बनते हैं। तो ये सारे के सारे आपको याद होने चाहिए। पेन की थिकनेस थोड़ी सी बढ़ा देते हैं ना। ब्रिटेन की महारानी उस समय कौन थी, उस समय थी विक्टोरिया। ब्रिटेन के पीएम कौन थे, ब्रिटेन के पीएम थे पाल्मस्टन, ठीक है। ये फैक्ट है जो आपको सीधे सीधे ध्यान में रखना है। और इस तरीके से याद, जब फैक्ट याद हो जाते हैं तो आपकी काफी कुछ पकड़ हो जाती है टॉपिक के ऊपर, ठीक है। भारत का गवर्नर जनरल कौन था, जिसे दयालु गवर्नर जनरल भी कहा गया, लॉर्ड कैनिंग। अच्छा लॉर्ड क्यों लगाते थे पता है, पहले आगे, लॉर्ड मतलब भगवान कहते हैं ना, लॉर्ड भगवान को कहते हैं। अपने इस नाम को बिगाड़ दिया अपन ने, अपने बिगाड़ने में उस्ताद पढ़ते हैं। अपने माँ बाप है, बड़े हैं, जो भी अपने कभी कोई छोटे थे तब, अभी तो नहीं कहते, छोटे थे तब, या अपन भी किसी छोटे बच्चे के आयो गणो लाड साहब, लाड साहब कहते हैं ना, वो लाड प्यार वाला लाड साहब नहीं है, ये लाड साहब ये है, इनको लाड साहब कहते थे, ठीक है। लॉर्ड तो अपने बोलने में थोड़ी सी क्या है, जीभ को समस्या होती थी, अपन कहते थे लॉर्ड, लॉर्ड साहब नहीं कहते, लाड साहब कहते। अब अपर मारवाड़ी में और यूं कह दिया करे आयो गणो लाड साहब जी को, देख क्यों नहीं, ठीक है। तो ये लाड साहब यहां से बना है, ठीक है, ध्यान रखना, कंपटीशन में नहीं पूछा जाएगा। भारत का क्रांति का नेतृत्व किसने किया, अब उस समय सम्राट तो घोषित किया था बहादुर शाह जफर को, लेकिन नेतृत्व जो किया था वो बख्त खान ने किया था, बख्त खान। राष्ट्रीय सेनापति कौन था, बख्त खान था। अच्छा यहां पे ये भी ध्यान रखना कि बहादुर शाह जफर जो था ना वो सम्राट घोषित कर दिया गया था, यानी कि एक तरीके से ये सेनापति इन्हीं का था, बख्त खान जो है इन्हीं का ही सेनापति था, यानी राष्ट्रीय सेनापति तो बख्त खान है। और नेतृत्व यदि कहें तो आप इसको ऐसे करो, बहादुर शाही लिखना, ठीक है, इसको बहादुर शाही लिखो आप। बहादुर शाह इसलिए लिखना है क्योंकि राष्ट्रीय क्रांति का नेतृत्व बहादुर शाह को शासक बना के उनके नेतृत्व में किया, और सेनापतित्व जो था वो बख्त खान था राष्ट्रीय, ठीक है। यहां पे बख्त खान कर देना तो आपको समस्या नहीं होगी, कंफ्यूजन नहीं होगा। क्रांति की योजना, क्रांति की योजना लंदन में बनी है, ठीक है। एक तो रंगोजी बापू भी कहते हैं और राणोजी बापू भी आ जाता है, रंगोजी बापू और अजीमुल्ला।
देखो अभी जितने नियमित रहोगे उतना फायदा बाद में मिलेगा। अभी जो नियमित नहीं है ना, बाद में पछताना पड़ेगा, सीधी सी बात है। हम तो बहुत बार कहते हैं विद्यार्थियों को नियमित रहो नियमित रहो, लेकिन नहीं रहते ना तो फिर पछताना पड़ेगा। यहाँ तक कि हम भी कोशिश करते हैं नियमित रहे, कब कभी कभी सिचुएशन ऐसी होती है बिल्कुल इच्छा नहीं होती कि आज क्लास लेनी नहीं है, लेकिन हमें पता है मैं तो आज मना कर दूं आज क्लास नहीं लेनी है, लेकिन एक दिन क्लास नहीं आती तो कम से कम 20,000 विद्यार्थी प्रभावित होते हैं, तो इसलिए देनी पड़ती है। कई बार सिचुएशन ऐसी होती है कि क्लास लेने की श्रद्धा ही नहीं होती, फिर भी देनी पड़ती है, इसलिए कहता हूं नियमित रहा करो। क्रांति की सुनियोजित तिथि, सुनियोजित तिथि अभी 2 दिन बाद ही है, ठीक है, 2 दिन बाद ही क्रांति होनी है। 31 मई 1857। देखो कैसा मतलब सिचुएशन कैसी है, अपन मई में ही इस क्लास को पढ़ रहे हैं और मई में ही क्रांति हुई थी। 31 मई नियोजित तिथि थी, लेकिन हुई 31 मई को नहीं है, हुई कब है 10 मई। वही बात कि अपन जो है भारत वाले राजस्थान वाले सब कोई भी कहते हो अपा के हुला गणा, हुला मतलब उत्सुक ज्यादा होते हैं। यही जो 31 मई को यदि वास्तव में क्रांति एक साथ में सभी जगह पूरी हुई होती, निश्चित रूप से अपने आजादी का जो साल है 1947 नहीं होकर 1857 हो जाता। लेकिन जगह जगह देखो, यहां विद्रोह हुआ यहां दबा दिया, वहां हुआ वहां दबा दिया, समय मिल गया अंग्रेजों को सही तरीके से दबाने के लिए, और जहां सब जगह एक साथ होता तो अंग्रेज खत्म थे उस समय यहीं से। तो ये सबसे बड़ा जो है असफलता का कारण रहा है, ठीक है। राजस्थान में एजीजी कहते थे, जो विवाह पिक्चर देखी आपने उसमें एक गीत है, उसमें कहा गया एजीजी क्या कह के उनको बुलाओगे, वो एजीजी कहलाता था, ठीक है। कौन है एजीजी, यानी एजेंट टू गवर्नर जनरल, ठीक है, एजेंट टू गवर्नर जनरल। राजस्थान में राजपुताना रेजिडेंसी, पता चला कि किसी ने शॉर्ट क्लिप थोड़ी सी कटिंग करके बता दिया कि देखो गुरुजी ने क्या एजीजी क्या बताया, इनको पता ही नहीं, पढ़ाना नहीं आता, ऐसा बहुत चलता है आजकल, ठीक है। राजपुताना रेजिडेंसी की स्थापना की गई 1832 में, स्थापना की थी इसकी स्थापना 1832 में की थी। मुख्यालय उस समय अजमेर था। 1845 में इसका मुख्यालय माउंट आबू स्थानांतरित किया गया। माउंट आबू करने के पीछे कारण यह था कि अंग्रेजों से गर्मी सहन नहीं होती थी, ठीक है, यहाँ की गर्मी सहन नहीं होती थी, जो उस समय सहन नहीं होती थी, तो अभी 2023 में तो आ गए हो तो फिर सहन करने का काम ही क्या है, ठीक है। अभी तो अपन से ही सहन नहीं होती, उस समय अंग्रेजों से सहन नहीं होती थी। तो माउंट आबू थोड़ा सा ठंडा पड़ता है, तो वहां फिर करते क्या थे, 6 महीने वहां रहते, 6 महीने यहाँ रहते, मतलब गर्मी होती तो वहां चले जाते, फिर यहाँ रहते। तो माउंट आबू बाद में स्थानांतरित किया था, राजपुताना रेजिडेंसी। और यहाँ पे जो मतलब भारत में जो गवर्नर जनरल होता था उसका एक तरीके से एजेंट था जो राज्यों के अंदर होता था, तो ये एजीजी कहलाता था, ठीक है। यहाँ पे राजस्थान का उस समय जो एजीजी था वो था जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। इसको ऐसे समझ सकते हो कि अंग्रेजों का राजस्थान में सबसे बड़ा हेड यानी कर्ता धर्ता यही था। एजीजी का मुख्यालय जो था ना, आप इसमें अजमेर वैसे ध्यान रखेंगे, साथ साथ आपको ध्यान रखना है माउंट आबू भी। और जब ये राजस्थान का एजीजी पैट्रिक लॉरेंस 1857 की क्रांति के समय था, लेकिन जब सबसे पहला ये 1832 के अंदर इसकी स्थापना की गई राजपुताना रेजिडेंसी की, उस समय था लॉकेट, ठीक है, गले में पहनते हैं ना वो लॉकेट। तो ये ध्यान रखना। राजस्थान में क्रांति की शुरुआत कब से हुई, राजस्थान में क्रांति की शुरुआत हुई है 28 मई, ठीक है, 1857। हुई कहां से है, नसीराबाद से। इसके पीछे भी कारण था, बताऊंगा। राजस्थान में क्रांति के प्रमुख केंद्र, यहां पे देखना, अब प्रमुख केंद्र पूछ रहे हैं तो यहां पे मैं छावनियों के नाम नहीं लिखूंगा, यहां पे प्रमुख केंद्र के अंदर आपके आएंगे आउवा और कोटा। दोनों ऐसे हैं जो छावनियां न होते हुए भी राजस्थान में क्रांति का केंद्र रहे हैं। ये अपन जब पढ़ेंगे आउवा और कोटा अगली कल की क्लास में, तब ये साबित भी हो जाएगा, और कई विद्यार्थी मेरे से ज्यादा विद्वान है वो जानते हैं। राजस्थान में क्रांति के समय छावनियां कितनी थी, राजस्थान में क्रांति के समय छावनियां थी 6। ये ऐसे प्रश्न है, छावनियां कितनी थी वगैरह, ये तो लिखा हुआ है ना इसके अंदर, राजस्थान में क्रांति की छावनियां, इसमें दे रखा है ना 6 छावनियां 6। ये ऐसे प्रश्न है जो फ्रेशर्स होते हैं ना उनको तो देखो लगता है, जो बिल्कुल नया पढ़ेंगे यहाँ अच्छा 6 है याद करनी है। बाकी पुराने जो सचिन तेंदुलकर है खिलाड़ी, वो सब जानते हैं कि यार ठीक है, मास्टर स्ट्रोक कैसे लगाना है, कट कैसे करना है, पुल कैसे करना है,
ये सारे जानते हैं, उनके लिए ये आसान सवाल है। जब एग्जाम में आ जाते हैं तब वो कहते हैं पेपर कैसा था यार, बिल्कुल रद्दी पेपर दे दिया यार, ऐसा कोई पेपर देते, बिल्कुल ही सरल, हाव सरल पेपर बनाना नहीं आवे। वो चाहते हैं थोड़ी सी मतलब स्तरीय सवाल आए, थोड़े भारी आए, ठीक है, इस तरीके से वो चाहते हैं थोड़ा सा। लेकिन ये सवाल भी जो है इंपॉर्टेंट के अंदर आता है। ये सवाल जब आते हैं तो हर शिक्षक, हर बुक के लेखक, हर टीचर का स्क्रीनशॉट मार्केट में घूमते हैं, मैं भी शामिल हूं उनके अंदर, ठीक है। चलिए अब बात करें अपन, थोड़ा सा आते हैं नक्शे पर, कि थोड़ा सा आपके क्लियर हो जाए स्थिति। तो देखो भारत के संदर्भ में यदि बात करें ना, तो भारत के संदर्भ में देखो झांसी है, नागपुर है, ये सारे जो है मुख्य केंद्र रहे थे। तो भारत में कहां कहां हुई है, एक थोड़ी सी नजर मार लो। ये मतलब नक्शा आपके काम आएगा, इसलिए मैंने स्लाइड में शामिल किया है, ये काफी आपके काम आने वाला है। देखो राजस्थान तो है ही, राजपूताना यहाँ पे, ठीक है, ये अवध, लखनऊ, बेगम हजरत महल वगैरह यहाँ थी। ये बिहार वाला जो आरा है, ये जगदीशपुर आरा, यहाँ कौन था, बिहार का बूढ़ा शेर, नाम बताना देखा कमेंट करके, ठीक है। फिर ये यहाँ पे आपके ये हो गई, ठीक है। चलिए आगरा, आगरा से होते हुए दिल्ली, तो यहाँ पे अपने राजस्थान के सैनिक भी गए थे। तो ये नक्शा थोड़ा सा आपके काम आने वाला है। यहाँ पे ये जो चीज है यानी कि प्रतीक चिन्ह, प्रतीक चिन्ह के रूप में काम में लिए गए थे कमल और रोटी, बताऊंगा अभी सारी चीजें एक एक। चलिए राजस्थान की बात करें तो सबसे केंद्र में जो था वो अजमेर, अजमेर शस्त्रागार था। यानी कि ये जो जितने भी बंदूकें हैं, बारूद है, तोपखाना है, वो सारे के सारे कहां थे, अजमेर के अंदर, ठीक है। तो ये मुख्य मतलब क्या था, ये शस्त्रागार था। यहाँ इससे बहुत भयभीत हुए हैं अंग्रेज। यहाँ पे यहाँ की जो सेना थी, यहाँ की जो बटालियन थी, उनको नसीराबाद भेज दिया गया। सिर्फ किस कारण, कि आप मेरठ से आए हो, मेरठ में क्रांति होगी तो क्या पता कहीं ना कहीं भावना लेके आए, उनको यहाँ भेज दिया तो और वहीं से क्रांति शुरू हो गई। ये तो वही बात हुई, कुछ तो मियाँ बावड़े और कुछ पीली भंग। कारण क्या है कि कुछ तो देखो क्रांति हुई थी और कुछ इनका भय इन्होंने यहाँ पे राजस्थान में करवा दी, भय के कारण माहौल इन्होंने, अंग्रेजों ने बना दिया। फिर वही बात है कि कुछ तो मियाँ बावड़े और कुछ पीली भंग। तो ये अजमेर है, अजमेर के पास यहीं पे पास में जो है टोंक के अंदर देवली, देवली जो है टोंक के अंदर है, ठीक है। ये राजस्थान से बाहर एक छावनी थी यहां जो थी नीमच। अब ये बाहर थी, लेकिन अपन राजस्थान की क्रांति के अंदर क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि उदयपुर का जो पॉलिटिकल एजेंट था, यहाँ पे जो अलग अलग रियासतों में जो संभालते थे अंग्रेज पॉलिटिकल एजेंट, उदयपुर का जो था सॉवर्स, वो उसके अधीन ये नीमच थी। तो ये नीमच जो है यहाँ बाहर थी। यहाँ पे ये जो है कोटा वाला क्षेत्र है, ठीक है, कोटा जो प्रमुख केंद्र रहा है, ठीक। इसके अलावा थोड़ी सी पेन चेंज कर लेते हैं पहले अपन। फिर यहाँ पे यदि बात करें तो ये मारवाड़ वाला क्षेत्र। अब मैंने बाउंड्री लाइन वाला, बीच में बाउंड्री वाला क्यों नहीं शामिल किया है, क्योंकि बाउंड्री और वो सारी चीजें तो बाद में अपने एकीकरण के समय, और फिर जो है वो अपन उसमें बाउंड्री लाइन में जाते हैं। उस समय ये नक्शा जो अभी वर्तमान वाला है वो अस्तित्व में नहीं था, इसलिए अपन इस चीज से समझे, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा इधर जो है अपने पाली वाला क्षेत्र आ जाता है। तो यहाँ पे एक तो अहुआ, ध्यान रखना, अहुआ आ जाएगा, और एक आ जाएगा आपके एरनपुरा, एरनपुरा छावनी। तो यहाँ पे जहां अपने अजमेर है ना, तो अजमेर के अलावा आपको ध्यान रखना नसीराबाद, नसीराबाद और ब्यावर, बी अवेयर, कर्नल डिक्सन ने बसाया, और बी अवेयर कहते थे कि यहाँ आसपास के लोगों से थोड़े से बी अवेयर, ठीक है, थोड़े से ध्यान रखना। अपन जो देसी लोग आनी, अपन ध्यान नहीं को पड़ता कि बी अवेयर क्या है, कि यहाँ पे जब भी कोई अंग्रेज आता है तो यहाँ कहते हैं बी अवेयर, बी अवेयर, बी अवेयर, यानी कि इसका नाम है बी अवेयर, ठीक है। अपन तो क्या 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 कहता, क्या ब्यावर, 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 तो नाम पड़ गो ब्यावर, ठीक है। ये कोटा से तोड़ के झालावाड़ को बनाया गया, ये भी एक कारण था क्रांति का। 1838 में झालावाड़ सबसे नवीन रियासत, तो ये भी एक कारण था, ठीक है। और क्या बताऊं आपको इसके अंदर, यहाँ खेरवाड़ा, खेरवाड़ा उदयपुर के अंदर आती थी खेरवाड़ा। ब्यावर और खेरवाड़ा ने क्रांति में हिस्सा नहीं लिया। तो ये मुख्य मुख्य जो थे क्रांति के आपके, समझ लेना,
नक्शे पे भी यदि कई बार प्रश्न बन जाता है नक्शे के आधार पे, तो ये ध्यान रखना। चलो भाई, अभी अपन ने जिक्र किया कि छावनियां थी 6। स्वास्थ्य थोड़ा ठीक नहीं है तो अपन आराम आराम से ही पढ़ेंगे आज। क्लियर कर दूं थोड़ी सी स्क्रीन को, फोकस। देखो, जब हम पढ़ते थे कंपटीशन, सबसे बढ़िया चीज लगती थी छावनियां याद करनी, क्योंकि शुरू से हमने ऐसे ही याद की। और आज भी मैं बताऊं 50% लोग जो तैयारी करते हैं उन्हें छावनियां याद नहीं है, क्रम मतलब याद नहीं रहती कि कौन सी थी कौन सी नहीं थी। सबसे बढ़िया चीज है इस ट्रिक से याद करो इसको, बाकी दूसरे आप छोड़ दो, इस ट्रिक से याद करो। एक नन्ही है, नन्ही कौन होती है? लड़की। एक नन्ही है, किसी की लड़की है, ए नन्ही, उसको कहते हैं ए नन्ही ब्याह देखण चली या ब्याह देखण चाल। ठीक है, यहां कह दा ब्याह देखण चाल, भाई कहीं शादी है, शादी को ब्याह बोलते हैं कि ए नन्ही ब्याह देखण चाल। ठीक है, यूं। तो इस तरीके से याद रखना है। अब बहुत आसान हो जाता है फिर इसको समझना कि ऐसे क्या आएगा, एरनपुरा। एरनपुरा छावनी। एरनपुरा वर्तमान में जो जवेबान वाला क्षेत्र है ना, पाली के अंदर जो पड़ता है, वो वाला क्षेत्र है। पहले जो है सिरोही और पाली, ये बिल्कुल मतलब ये इसके अंदर ही था, ये अलग नहीं था। ये क्षेत्र ये वाला कहलाता था, गोड़वाड़ वाला क्षेत्र है ये। लेकिन अब वर्तमान में जो है ये पाली वाले क्षेत्र के अंदर आ जाता है एरनपुरा, स्पेशली जवेबांध वाला जो क्षेत्र है। जवेबांध रेलवे स्टेशन भी है, और जवेबांध क्या है ये बताना शायद जरूरत ही नहीं है, क्योंकि यदि आप नहीं जानते हो तो आपको इसका मतलब बहुत पापड़ बेलने हैं अभी। ए नन्नी, न से आएगा नसीराबाद। ठीक है, नी से आएगा नीमच। यहां से आ जाएगा ब्यावर, बी अवय। ठीक है, यहां से आएगा देवली, देवली। और यहां से आएगा खेरवाड़ा। अरे मैं पहले है ना पतली ऐसी पेन सेलेक्ट करता था, और अब जब भी थोड़ा सा इसका ये गेज बढ़ाया है तो लिखावट थोड़ी सी मतलब मेरे को लिखने में अच्छा महसूस हो रहा है। इसका मतलब मुझे इस पेन में ही काम करना पड़ेगा। विद्यार्थियों के लिए भी सहूलियत है, उन्हें बड़ा बड़ा दिखेगा, बड़ा बड़ा जल्दी दिखे, जल्दी याद हो जाए। ठीक है, आनंद लो, मैं तो कहता हूं पढ़ाई का आनंद लो, आपके सवाल बाहर नहीं जाएगा। ये बात रही भाई, क्लास में से चला गया मान लो तो टेस्ट सीरीज में से कहीं से भी पकड़ में आ जाएगा, नहीं जाएगा। और दोनों में से भी कोई निकल गया तो आपके पास में वन लाइनर भी आ जाएगी, पुस्तकें। सवाल बाहर जाना नहीं है, बस आप लोगों को याद करना है। और अपन दे रहे बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से, अभी से साथ में चलते रहो। हाँ, जो कह रहे कि सर वन लाइनर कब आएगी कैसे आएगी, तो देखो अभी अपडेट होने में समय लगेगा। यदि पुरानी मार्केट में मिलती है लेके पढ़ सकते हो, बाकी अभी अपडेट होने में मैं खुद रोज 2-2 4-4 घंटे बैठ रहा हूँ, फिर भी मुझे लगता है कि ये सामग्री इसमें आनी चाहिए, ये नहीं आनी चाहिए। जो अनावश्यक है उसको निकाल रहे हैं, जो आवश्यक है उसको डाल रहे हैं। कुछ सारनियां बनानी पड़ती है, कुछ चित्र जो है मैप वगैरह, वो सारा बहुत माथापच्ची होती है साथियों। किताब जो है ना ऐसे ही नहीं लिखी जाती जब बहुत, और फिर वो जब और भी जिम्मेदारी बढ़ जाती है, जब उस पर बहुत सारे विद्यार्थियों का विश्वास होता है, बहुत सारे विद्यार्थी इंतजार कर रहे होते हैं। तो हम प्रयासरत इसी में हैं, ज्यादा समय मिल नहीं पाता अपडेट करने, 2-3 घंटे, दिन के 4 घंटे मिल पाते, वो भी निकाल के करते हैं, समय लगेगा। ठीक है, बाकी टेस्ट सीरीज आपके चल रही है, उसे ज्वाइन करो, आपकी नियमितता उससे कंटिन्यू हो जाएगी। मेरी क्लासेस आपके कंटिन्यू चल रही है, बेहतरीन चीजें दे रही है। मैं कहीं भी कोई किसी में कमी नहीं कर रहा हूं, ना इसमें करूंगा, ना उसमें करूंगा, ना उसमें करूंगा। जब मैं संतुष्ट हो जाऊंगा तभी वो चीज देता हूं। ठीक है ना। चलिए अब बात करते हैं कि ये छावनियां तो थी, इनमें सैनिक बटालियन कौन कौन सी थी। कई बार यहां से भी प्रश्न बन जाता है। तो यहां पे नसीराबाद के अंदर जो है बंगाल नेटिव इन्फेंट्री थी। इसमें भी याद रखना 15वीं और 30वीं। ये बंगाल नेटिव इन्फेंट्री जो बटालियन थी ना, वो मेरठ से आई थी। ये कहां से आई थी? ये मेरठ से आई थी। लफड़ा तो यही हुआ, क्योंकि सबसे पहले भारत के अंदर जो क्रांति हुई है वो मेरठ में हुई है। भारत के अंदर कहां हुई? मेरठ में शुरुआत हुई 10 मई से। ठीक है, अब मेरठ में हुई, यहां पे
सूचना, अब मैं इसकी आपको हालांकि अगली स्लाइड में यही बताने वाला हूं। सूचना जैसे ही पहुंचती है पैट्रिक लॉरेंस के पास, लॉरेंस उस समय गया हुआ था माउंट आबू छुट्टियां मनाने, 19 मई को गया था। मैं मथुरा गया 19 मई को, अभी गया हूं, वो 19 मई को वहां गया है, ठीक है। 19 मई को मैं यहाँ गया था, तो मैं अभी जैसे ही, भाई एक बार क्लास लेने से पहले थोड़ी सी वापस रीडिंग लगानी पड़ती है, तो फिर जब पढ़ा ना, मेरे दिमाग में आया सडन, मैं 19 मई को इधर गया हूँ, वो 19 मई को इधर गया है। 19 मई को वो वहां गया है, 21 मई को फिर वापस जो है वो वहां से, 19 मई को उसे वहां जाता है, 21 मई को उसे सूचना मिल जाती है। तुरंत बेटा बोरिया बिस्तर बांध के रवाना होता है कि अब तो अपने शस्त्रागार तो गया हाथ में से, कि मेरठ वाली बटालियन वहां अजमेर आई हुई है। ये आई कहां थी? पहले अजमेर थी ये ठीक है ना, ये कहां थी? अजमेर, बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। अंग्रेजों की फटी कि अंग्रेजों ने क्या सोचा कि अब ये जो है बेटे वहां से आए हैं, क्रांति की भावना लेके आए, ये शस्त्रागार पे कब्जा कर लेंगे। इनको यहां से निकालकर बंगाल नेटिव इन्फेंट्री को यहां से नसीराबाद भेजा गया। यहां से नसीराबाद भेजा, नसीराबाद पहुंचते इनके हथियार सब ले लिए। सीधी सी बात है कि उन्होंने खुद ने ही विद्रोह का न्योता दिया। जब ऐसा बर्ताव करोगे तो कौन से सैनिक आपको विश्वास करेंगे? यानी कि सैनिकों ने कह दिया आपको हमारे ऊपर विश्वास ही नहीं है। दूसरी बात कि गुजरात और डीसा से इन्होंने यूरोपियन बटालियन बुला दी, अंग्रेजों ने, विश्वास था नहीं कि ये कभी भी विद्रोह कर सकते हैं। ये बात भी गुप्त रखी, छुपा के रखी, लेकिन फिर भी सैनिकों को तो पता चल ही जाता है। और यही ये जो है बीज बो दिए थे इन्होंने, अंग्रेजों ने खुद के पैरों पे कुल्हाड़ी मारी। कुछ तो मियां बावड़े और कुछ पीली बंग, ये वाली स्टोरी अभी बताऊंगा मैं आपको आगे। फिर देखो नीमच में फर्स्ट बंगाल कैवलरी थी। एरनपुरा में जोधपुर रीजन थी, क्योंकि ये मारवाड़ वाला क्षेत्र पड़ जाता है। ब्यावर यानी कि ब्यावर वाला क्षेत्र ही मेरवाड़ा कहलाता है, अजमेर के आसपास, तो मेरवाड़ा बटालियन थी। देवली देखो टोंक में है वैसे देवली, यहाँ पे कोटा कंटिजेंट थी। खैरवाड़ा उदयपुर की तरफ पड़ती है, तो मेवाड़ बिलकोर थी। तो ये चीजें इस तरीके से याद करना, रट्टा नहीं मारना है। आसपास का क्षेत्र देखो कि क्षेत्र के हिसाब से ही सैनिक बटालियन है वहां की, ठीक है ना। यहां तक क्लियर? देखो हर एक चीज साथ साथ में, आपको तो मोबाइल चालू करके रख देना है और सुनना है। अंगुली जो करते हैं ना ऐसे टप 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 स्किप वाले, वो कहीं ना कहीं चूकेंगे, खोएंगे वो, क्योंकि ये स्किप करने वाली क्लासें नहीं है। अब बात करें अपन, ये यहां से भी प्रश्न पूछते हैं। सबसे पहले मैं इसमें एक सुधार कर लू, ये थोड़ा सा मॉरिसस नहीं मॉरिसन है, और ये भी ब्रजेंद्र सिंह नहीं जसवंत सिंह है, ठीक। पहले सुधार कर ले ताकि क्या है, हाँ बाकी सही है। ये पूछे जाते हैं, इसका मतलब है पॉलिटिकल एजेंट, पीए मतलब और ये थे अपने शासक, ये पूछे जाते प्रश्न, ठीक है ना, यूं के यूं पूछते हैं। तो मेवाड़ में कौन था? मेजर सॉबर्ट था अंग्रेजों की तरफ से, और यहाँ महाराणा स्वरूप सिंह थे। स्वरूप सिंह थे यहाँ पे, इन्होंने ही डाकन प्रथा पे रोक लगवाई है जेसी ब्रूक के साथ मिलके। मारवाड़ में मैक मौसन था, मारा गया बाद में। जो महाराजा थे तखत सिंह जी ने अंग्रेजों की खूब मदद की, ठीक है ना। वहां से 2000 घुड़सवार और ये भी भेजे जब अंग्रेजों ने यहाँ। इसने पैट्रिक लॉरेंस ने 23 मई को आके घोषणा की कि मुझे जो है सारे राजा सपोर्ट करेंगे, कोई भी क्रांतिकारियों का सपोर्ट नहीं करेगा। तब सबसे पहले सहायता करने वाला इनको महाराजा जोधपुर वाले थे। जोधपुर वालों ने एक और काम सही नहीं किया था, हनुमंत सिंह जी ने पहले आके पाकिस्तान में मिलने की इच्छा जाहिर की थी, तो ये भी काम उनका सही नहीं था। कई कई गलतियां की है, लेकिन फिर वापस रियलाइज हुआ है तो सुधार भी। तो देखो लौट के बुद्धू घर को आए, तो फिर वापस वो जो है, फिर वो सुबह का भूला शाम को आ जाए तो फिर भूला नहीं कहलाता है, ठीक है ना, वो वाली बात होगी। जयपुर में कर्नल ईडन था और सवाई राम सिंह द्वितीय थे यहाँ पे, ठीक है। राम सिंह एक यहाँ पे भी है, एक कोटा में भी है। कोटा में मिस्टर बटन था, इनकी भी हालत भूंडी हुई है वहां। और महाराजा थे राम सिंह द्वितीय, और राम सिंह जी की भी हालत भूंडी हुई है, ठीक है ना, नजरबंद कर दिया था क्रांतिकारियों ने। सिरोही में जेडी हॉल थे, ये ध्यान रखना, पूछा जा सकता है आने वाले समय में। और ये केंद्र शासित प्रदेश था, ये भी था और अजमेर भी था। कैसे याद रखोगे? क्योंकि एकीकरण में सबसे लास्ट में इनको ही मिलाया था, केंद्र का शासन था सीधे ही। तो केंद्र शासित प्रदेश था अजमेर। अजमेर में डिक्सन था, ब्यावर वाले, ब्यावर डिक्सन ने बताया, तो ये केंद्र शासित प्रदेश है। भरतपुर में मॉरिसन था और महाराजा ये जसवंत सिंह थे। प्रतापगढ़ में कर्नल रॉक था, और एक ध्यान रखना नीमच में एबोट था, नीमच के अंदर एबोट था। तो ये चीजें तो आपको सीधी सीधी याद रखनी ही है, ठीक है ना, ये सीधी याद रखने वाली सारणी है। अब आते हैं अपन आगे। पहले इस स्लाइड को नहीं देखना है, पहले जो मैंने जो चीज कही है वो ध्यान रखनी है, ठीक है। चलिए बताता हूं मैं। यहां पे
मेरठ के अंदर क्रांति होती है, क्रांति का बिगुल बजता है 10 मई 1857। भाई साहब घूमने कहां गए हुए थे पैट्रिक लॉरेंस जी? माउंट आबू गए हुए थे। मई थी, गर्मी का सीजन था, तो सीधी सी बात है माउंट आबू जाएंगे, वहां 10 डिग्री टेम्परेचर कम होता है। क्यों? 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री टेम्परेचर गिरता है, ये आप लोगों को पता होगा। तो यहाँ 1722 मीटर आपने गुरु शिखर पर रखा है, देख लेना। तो इतना टेम्परेचर, क्योंकि आबू का पठार भी यदि देखें तो अपन 1200-1300 मीटर लगभग मतलब एरिया हो जाता है, तो इतना टेम्परेचर वहां कम रहता है, तो गर्मी सीधी सी बात है कम पड़ती है। 19 मई को गए हुए थे वहां। 21 मई को पहुंची इनके पास में सूचना कि अरबा वहां पे विद्रोह हो गया, कि भारत में बड़ा विद्रोह हुआ है वो, और मेरठ वाले विद्रोह करके और दिल्ली की तरफ कूच कर गए। अब इनकी फटी कि वहां से जो है सेना, यहाँ बटालियन जो है अपने यहाँ पे मेरठ वाली आई हुई है, तो कहीं ना कहीं यहाँ भी होगा। अब केंद्रीय शस्त्रागार था यहाँ अजमेर के अंदर, अजमेर में सारे हथियार बारूद वगैरह सब यहाँ थे, यहाँ से सप्लाई होते थे, यहाँ पे आई हुई है। इन्होंने तुरंत इन दोनों बंगाल नेटिव इन्फेंट्री को रवाना करके नसीराबाद भेज दिया। नसीराबाद पास में पड़ता है अजमेर के। नसीराबाद के कचौड़े फेमस है, इतने बड़े बड़े कचौड़े मिलते। नसीराबाद भेज दिया। नसीराबाद जैसे ही भेजा है, वहां जैसे ही पहुंचते हैं तो इसने आदेश कर रखा था इनके हथियार ले लिए जाते हैं। सीधी सी बात, सैनिकों ने कह दिया आपको हम पे विश्वास नहीं है। फिर बाद में गुप्त सूचना ये भी मिल जाती है कि डीसा से वहां से यूरोपियन बटालियन ने बुला दी। तो यानी कि हमें ये कहीं ना कहीं क्रांतिकारियों को लगा कि हमें कहीं ना कहीं ठिकाने लगाने की व्यवस्था चल रही है। बख्तावर सिंह एक यहाँ का सैनिक था, उसने विद्रोह किया, उसने मतलब इनका विरोध किया और विद्रोह की शुरुआत की। तो यहाँ पे आप देखोगे 28 मई 1857 को नसीराबाद में राजस्थान में विद्रोह की शुरुआत होती है। यहाँ पे सैनिक बटालियन जो थी 15वीं और 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, फर्स्ट बंबई लांसर्स और बाकी जो बटालियन बुलाई थी। तो ये फर्स्ट बंबई लांसर्स जो है इसने क्रांतिकारियों का साथ दिया था, यानी अंग्रेजों के कहने पर, अंग्रेजों ने कहा था कि इन पर गोलियां चलाओ, इनको काबू में करो, इन्होंने अंग्रेजों का साथ नहीं दिया। तो ये भी ध्यान रखना। मौजूद अंग्रेज अधिकारी जो थे, मेजर प्रिचॉर्ड था, ठीक है, प्रिचॉर्ड ने बाकी बटालियन को कहा था कि इनके ऊपर गोलियां चलाओ वगैरह। स्पॉटिश वुड था जो मारे गए, ये न्यूबेरी था, कर्नल हार्डी था, हार्डी जो है वो घायल हो गया था, ठीक है। यहां से क्रांतिकारियों ने शस्त्रागार वगैरह, यहाँ जितने भी मतलब बारूद वगैरह जो भी था वो सब लूटा, और यहां से जो है यहाँ का ये बख्तावर सिंह के नेतृत्व में हुआ था, ठीक है, यहाँ ध्यान रखना। यहां से निकलकर नसीराबाद से निकलकर ये पहुंचते हैं नीमच, ठीक है, नसीराबाद से निकलकर नीमच पहुंचते हैं। ये नीमच पहुंचते हैं। नीमच में जो है देखो, नीमच में क्या हुआ, नहीं नसीराबाद से निकलकर नीमच नहीं पहुंचते, ये तो सीधे ही दिल्ली की ओर रुख कर लेते हैं नसीराबाद वाले तो, ठीक है। नीमच वाला थोड़ा सा अलग केस है, ये नीमच नहीं पहुंचते। नीमच में क्या हुआ, नीमच में था कर्नल एबॉट। जब क्रांति की सूचना मिली कि यहाँ नसीराबाद में विद्रोह हो गया है, नसीराबाद में विद्रोह की सूचना मिलते ही एबॉट जो है वहां पे क्या करता है, खुद भी इनके बाइबिल की शपथ लेता है, और हिंदू और मुस्लिम जो थे उन्हें गीता और कुरान की शपथ दिलवाता है, और कहता है कि आप सभी शपथ लो कि आप क्रांतिकारियों का साथ नहीं दोगे, आप अंग्रेजों के प्रति जो है स्वामी भक्त बने रहोगे। इसी समय यहाँ पे मोहम्मद अली बेग, एक क्रांतिकारी था मोहम्मद अली बेग। मोहम्मद अली बेग कहता है, याद दिलाता है शपथ लेने के बाद, ठीक है, कि शपथ तो आपने ली है भाई साहब, लेकिन आपकी शपथ का पालन कितना करते हो। आपने कहा था किसी को हड़पोगे नहीं, आपने अवध को हड़पा है, आपने शपथ तोड़ी है, यानी कि शपथ की पालना हम करें इसकी उम्मीद आप पूरी तरीके से नहीं कर सकते। संकेत था सीधा सीधा कि हम शपथ की पालना नहीं करें। यहां पे तो एबॉट ने जो है जोर लगाकर हाँ, यहाँ पे तो ये रहा एबॉट, ठीक है ना। पॉलिटिकल एजेंट तो सॉवर्थ था उदयपुर वाला, लेकिन यहाँ पे अंग्रेज अधिकारी जो था सैनिकों पे वो एबॉट था। तो यहाँ पे तो एबॉट ने जो है जोर लगा के इसको दबा दिया, समझा बुझा के, लेकिन रात को इन्होंने विद्रोह कर दिया। तो विद्रोह हुआ है मोहम्मद अली बेग और हीरालाल के नेतृत्व में, ठीक है। इन्होंने सैनिकों को भड़का दिया और विद्रोह करवा देते हैं। ये शपथ दिलाई थी 2 जून को, और 3 जून को हो जाता है विद्रोह। अब ये यहां से विद्रोह करते हैं, अंग्रेज जो है अंग्रेजों को मारते हैं, कूटते हैं। अंग्रेज यहां से भागकर जो है यहां से अपनी जान बचा के लगभग 40 के करीब अंग्रेज जो है वो यहां से भागते हैं, और यहां से जाके रुकते हैं डुंगला। यहां पे ये सैनिक मत करना, ये करना अंग्रेज। अंग्रेज पहले यहां से नीमच से अंग्रेज पहले डुंगला, और बाद में डुंगला के रुगाराम के पास में रुकते हैं। डुंगला में एक व्यक्ति होता है जिसका नाम होता है रुगाराम।
रूगाराम। जब अंग्रेजों को सूचना मिलती है कि वो डुमला के रूगाराम के पास रुके हुए हैं और क्रांतिकारियों ने उनको घेर लिया है, तो फिर सावर्स जो है स्वरूप सिंह जी से कहता है कि जाओ वहां पे उनको निकालो, वो हमारे आदमी है, वहां पे मार दिए जाएंगे सभी। फिर स्वरूप सिंह जी जो है उनको वहां से निकालकर पिछोला मंदिर के अंदर, पिछोला झील के अंदर जग मंदिर में उन्हें रुकवाते हैं। गोकुल चंद मेहता को इनके सुरक्षा की जिम्मेदारी सौंपी जाती है। ठीक है, यहां तक समझ में आ जाएगा, ये चीजें हैं। ठीक, यहां पे ध्यान रखना। और ये जो है नीमच वाले, ये फिर देवली का रुख करते हैं, देवली जाते हैं, देवली टोंक में देवली जाते हैं, देवली में भी क्रांति भड़क जाती है। देवली से ये जाते हैं, फिर देवली से होते हुए आगरा और आगरा से होते हुए दिल्ली। इस तरीके से ये रूट अख्तियार करते हैं, रूट इस तरीके से अपनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ देवली के सैनिकों ने नीमच के क्रांतिकारियों का साथ दिया और देवली के अंदर भी क्रांति भड़क जाती है। इस तरीके से क्रांति आगे बढ़ती है। ठीक है, तो ये हो गई आपके नसीराबाद का विद्रोह और नीमच का विद्रोह। अब कल आपके बाकी बचे हुए भी विद्रोह करवा दिए जाएंगे। आज की क्लास कैसी रही कमेंट करके जरूर बताना है। और आपके जो भाई बंधु अभी तक जिन तक क्लास नहीं पहुंची है, उन तक पहुंचाने की जिम्मेदारी आपकी है, क्योंकि जितना विद्यार्थियों का विश्वास बढ़ेगा उतनी ही गुणवत्ता भी बढ़ेगी और उतनी ही आप लोगों के लिए सुविधा भी बढ़ेगी। सीधी सी बात है, जितना देखो, जितना सपोर्ट मिलता है ना, उतना हम मजबूत बनते हैं, और हम जितना मजबूत बनते हैं उतना ही विद्यार्थियों के लिए प्रयास किया जाता है। अच्छा, पिछली क्लास की पीडीएफ नहीं आई है मुझे पता है, आज मैं अभी पीडीएफ पिछली क्लास की डलवा दूंगा टेलीग्राम पे, और इसकी भी शाम तक डलवा दी जाएगी। ठीक है, निश्चिंत रहें, मिल जाएगी आपको। बाकी जितना बेहतर है क्लास हाथों हाथ देख के नोट्स बना लो, वो बढ़िया है आप लोगों के लिए। ठीक है, इंतजार नहीं करना पड़ेगा। जिन्होंने अभ्यास सीरीज ज्वाइन नहीं किया है, बिना विलंब के कर देना, क्योंकि कौड़ियों के भाव दी जा रही है अभी। फिर बाद में जब रेट बढ़ जाएगी फिर हमें दोष मत देना कि सर अब रेट बढ़ा दी, हमें तो ज्वाइन करनी थी। अभी ज्वाइन करोगे तो ज्यादा वैलिडिटी का फायदा उठा पाओगे, बाद में ज्वाइन करोगे तो वो कम होती जाएगी वैसे वैसे। ठीक है, समय जो निकलेगा वो निकल गया। आप जब ज्वाइन करोगे तब से 1.5 साल से अधिक मिले ये मत सोचना। आप मान लो साल भर बाद ज्वाइन करो तो बचे हुए समय के लिए ही मिलेगी। जब ज्वाइन करोगे तब से नहीं, उसके ऊपर लिखी हुई है, और या फिर एग्जाम जब तक होता है तब तक रहेगी। ठीक है, तो थोड़े से सूचित रहें और जागरूक रहें, एक्टिव रहें। बाकी बढ़िया पढ़ते रहो आराम से, कहीं भय के माहौल में या किसी तरह से अपने आप को डाइवर्ट नहीं करना है। जितना लक्ष्य के प्रति समर्पित रहोगे उतना लक्ष्य आपके प्रति नजदीक आ जाएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं साथियों अगली क्लास में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।